गोबर की खाद खेत में डालेंगे, शत्रु कीट का भोजन खुला मिलेगा, वो ज्यादा पैदा होगा तो बीमारी ज्यादा खेत में बढ़ाएगा। जैविक खेती में न तो बीमारी की रोकथाम होगी, न उत्पादन पूरा मिलता, न मेहनत कम होती, न खर्चा कम होता। तो मैंने इसके बाद जैविक खेती को छोड़ दिया। जैविक खेती करेंगे तो भूखा देश मरेगा। जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। धरती माँ के स्वास्थ्य को बचाइए और भारत की समृद्धि का रास्ता इसी से बनेगा, ये होगा। बात जब मनुष्यों की सेहत और धरती की सेहत की हो तो विषय और गंभीर हो जाता है। ऐसे ही विषय पे हम आज चर्चा करने के लिए हैं गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी के साथ में, जिनके साथ हम बात करेंगे कि जो नेचुरल फार्मिंग इन्होंने बढ़ावा दिया है, जहाँ भी रहे हैं वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। इन सब विषयों पे क्या अभी ज़मीनी हकीकत है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य की क्या योजनाएं हैं और नेचुरल फार्मिंग से किसानों को अधिक से अधिक कैसे जोड़ा जाए, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुजरात के गवर्नर साहब। सर, बात किसानों की आमदनी की आती है, बात सेहत की आती है, न्यूट्रिशन की आती है, सब चीज़ें, कहीं उत्पादकता बढ़ती है तो पोषण कम हो जाता है, आमदनी भी नहीं बढ़ती है। नेचुरल फार्मिंग से किसानों को जोड़ने में दिक्कत कहाँ आ रही, उन कन्फ्यूज़न कहाँ पे हो रहा है? भारत देश में लगभग पिछले 30-40 वर्षों से जैविक खेती को रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में सरकारों ने प्रोत्साहित किया। प्रदेश सरकारों ने भी किया और केंद्रीय सरकार ने भी किया, लेकिन पूरे भारत में जैविक खेती के कोई सफल मॉडल नहीं बन पाए। मैंने खुद भी 3 वर्ष तक जैविक खेती अपने फार्म पे की है गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। जैविक खेती में क्या होता है कि उसमें न तो किसान की मेहनत कम होती, न उसमें खर्चे कम होते और ना उसमें उत्पादन पूरा मिलता। मैंने अपने खेत कर्मचारियों को और स्वयं जैविक खेती की ट्रेनिंग ली। उसमें जो केचुआ अर्थवर्म प्रयोग होता वो मिश्रा जी अपने देश का नहीं, वो बाहर से आयात किया जाता है। जैविक खेती में जो केचुआ प्रयोग होता है वो गोबर खाता, मिट्टी नहीं खाता। एक टेम्परेचर बढ़ता तो मर जाता और कम होता तो भी मर जाता है। उसी के साथ वो केचुआ उस गोबर को वर्मी कंपोस्ट बनाने में 2-2.5 महीने लगा देता है, तो बड़ी मेहनत पड़ती है। तो वो इतनी ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है कि उसमें वीड्स, खरपतवार बेहद होता है, उसमें किसान की बहुत निकालने में लागत लगती है। तो 3 वर्ष जब मैंने की जैविक खेती तो न मेरा उत्पादन बढ़ा, न मेरी मेहनत कम हुई, न खर्चा कम हुआ। तो मैं दोबारा डॉक्टर हरिओम जी पे गया। मैं कहा डॉक्टर साहब 3 साल से मैं जैविक खेती करता हूँ, पहले साल तो कुछ भी हाथ नहीं लगा, कीट पतंग खा गए। दूसरे बार 51% मिला, तीसरी बार 80% मिला। तो मैंने डॉक्टर हरिओम जिनसे जैविक खेती की ट्रेनिंग ली, उन्होंने मेरे को बताया कि जी जैविक खेती तो यही है, इसमें उत्पादन 3-4 साल तो कम होगा। तो मैंने एक प्रश्न किया, कहा डॉक्टर साहब मेरे पास तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 200 एकड़ ज़मीन है, जिस किसान पे है ही 2-3 एकड़ ज़मीन, 1 एकड़ वो इस जैविक खेती को करेगा और 3 साल 4 साल उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो किसान अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? ये तो अव्यावहारिक बात है। तो डॉक्टर हरिओम ने ये बात सुनकर मेरे को 2 यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की रिपोर्ट दी। उसमें लिखा हुआ था कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसल मुख्य रूप से योगदान करती, गेहूं और चावल। और इन दोनों फसलों की प्रति एकड़ भरपूर फसल लेनी है तो गेहूं और चावल की 1 एकड़ फसल को 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अब यदि रासायनिक खेती करनी है तो बाज़ार में जाओ, यूरिया DAP खरीदो और
दो दो महीने के, एक एक महीने के अंतर से 60 किलो नाइट्रोजन खेत में डाल के पूरी कर दो तो उत्पादन पूरा हो जाएगा। लेकिन जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन पूरा कैसे होगा? तो उन कृषि वैज्ञानिकों ने लिखा था उसमें कि 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है, तो हमें चाहिए 60 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़। तो इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा, तो उत्पादन पूरा मिलेगा। अब मैं आप सब किसान साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या अपने देश में इतना पशुधन बचा है कि जो प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद डाली जाए? एक बात। नंबर 2, मान लो इतनी गोबर की खाद डाल भी दे जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? गोबर की खाद इतनी डालने से उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होंगी जो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देंगी। 300 क्विंटल गोबर की खाद के लिए कम से कम 30 पशु घर में चाहिए। किसान के पास एकड़ एक, पशु 30, परिवार पालेगा या पशु पालेगा? कैसे संभव है? तो वहाँ उसी में उन कृषि साइंटिस्ट ने और एक विकल्प दिया था। उसमें उन्होंने लिखा था जो किसान 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकता तो 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद डालेगा तो भी उसमें 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। अब मैं आप किसान साथियों से पूछता हूँ, भाई 300 क्विंटल गोबर की खाद के लिए तो 30 पशु चाहिए और 150 क्विंटल के लिए 15 पशु चाहिए। एकड़ एक, पशु 15, पूरा परिवार कैसे पालेगा? ये भी व्यावहारिक नहीं है। और अंतिम बात, कृषि वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि खेत में जो शत्रु कीट है उसकी खुराक, उसका भोजन मित्र कीट से डबल है। जब हम इतनी गोबर की खाद खेत में डालेंगे तो शत्रु कीट का भोजन खुला मिलेगा, वो ज़्यादा पैदा होगा तो बीमारी ज़्यादा खेत में बढ़ाएगा। तो जैविक खेती में न तो बीमारी की रोकथाम होगी, न उत्पादन पूरा मिलता, न मेहनत कम होती, न खर्चा कम होता। तो मैंने इसके बाद जैविक खेती को छोड़ दिया। आजकल हमारे कृषि वैज्ञानिक इस बात को बार बार बोलते हैं कि यदि जैविक खेती होगी तो देश की श्रीलंका जैसी हालत होगी, देश भूखा मरेगा। मैं भी इस बात को मानता हूँ, जैविक खेती करेंगे तो भूखा देश मरेगा। लेकिन मैं जिस प्राकृतिक खेती का प्रचार करता हूँ वो जैविक खेती से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन हमारे लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि जैविक खेती अलग और प्राकृतिक खेती अलग है। हम जंगल में जाते हैं, दुनिया भर के पेड़ जंगल में खड़े, वनस्पति खड़ी, वहाँ यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन डालता है? कीटनाशक कौन डालता है? गोबर की खाद कौन डालता है? पानी देने कौन जाता? कोई भी नहीं। और हम क्या देखते हैं कि जंगल का पेड़ जब फल लगने का समय आता तो फल से लद जाता है, और जंगल के किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते को तोड़ो, प्रयोगशाला में ले जाओ और उस पर रिसर्च करो, खोज करो, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन सब उसमें पूरा है। जब प्रकृति जंगल के पौधों में सारी चीज स्वाभाविक रूप से देती है तो हमारे खेत में क्यों नहीं देगी? जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। सर, जैसे देश में 1 करोड़ किसानों को अगले 2 सालों में जोड़ना है इस पद्धति में, उसमें आप प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग की सहायता देंगे, लेकिन जो कमी आएगी, जो प्रोडक्शन में शुरुआत में कमी आती, जो जैसा कहा जाता है कि शुरुआत में थोड़ा मिट्टी का नेचर चेंज होगा, उनको कैसे उसको भरपाई होगी छोटे किसानों के लिए, इसकी बात नहीं सामने आ रही है। किस तरीके से उनको कंपनसेट किया आपने जाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे ये लोग इस बात के लिए जो देश को डरा रहे हैं ये भी कतई गलत है। ये जो धारणा है कि पहले सालों में उत्पादन घटेगा, मैं दावे के साथ एक बात कहता हूँ, जैविक खेती में उत्पादन घटेगा। प्राकृतिक खेती को यदि सही विधि से किया जाए उत्पादन नहीं घटता, एक बात। नंबर 2, इतने बड़े देश में मिश्रा जी, सरकार और हम सब भी लग जाएं तो भी
इस रासायनिक खेती से मुक्ति होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। किसानों से मेरा आग्रह है, जितनी जमीन आपके पास है उसके चौथे हिस्से में करो, 5वें हिस्से में करो। तुम जो घर में उपयोग करते हो अपने लिए उतना ही तो कर लो, जहर से तो बचो। 60 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति शुरू की, वो देश की जरूरत थी, हम उसका विरोध नहीं करते, वो आवश्यक कदम था उस समय। लेकिन उन्होंने प्रति हेक्टेयर 13 किलो यूरिया डालने का सिफारिश की थी, प्रति हेक्टेयर 13 केजी। और इस समय आज हमारा किसान 13 बैग 1 एकड़ में 1 साल में डालता है। कितना कीटनाशक डालता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस समय धरती उपजाऊ थी। सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था 60 के दशक में। हमने यूरिया डीएपी डाल करके जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवाणु और केचुआ था वो सब मार दिए। अब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन घट करके पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन इस समय 0.234 पे आ गया। सारे देश की धरती बंजर हो चुकी है। साइंटिस्ट की भाषा में जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर है, और ये ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 पे आ गया है तो बंजर तो होगी। और बंजर होगी इसलिए 13 किलो यूरिया की जगह 13 बैग डालने पड़ रहे हैं और ये बढ़ेंगे। सर, आपने अभी यूरिया डीएपी की बात की, यहीं पे एक सवाल होता है कि जो रसायन जो विदेशों में बैन है, जो नहीं बिकते हैं, हमारे देश में धड़ल्ले से बिकते हैं, और गांव में गांव ये जो अच्छे वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इस तरीके के जो एजेंट्स हैं कंपनियों के, वो एक उसमें फ्री में दे देते हैं कि आप पैसा फसल पे दीजिएगा। क्या कहीं नियमों को कड़ा करने की ज़रूरत है? ये जो लॉबी है कितनी स्ट्रांग है कि सरकार भी उसके आगे कुछ मजबूती से नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, आप जो कह रहे ऐसा है, लेकिन इसका सबसे सफल तरीका है, हमें बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को भी प्राकृतिक खेती के बढ़ावे की बात कही। मैं समझता हूँ कि एक प्रचार माध्यम है कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि हमारा स्वास्थ्य इससे बिगड़ रहा है, पानी पीने का बचा नहीं है, पर्यावरण दूषित हो गया है, धरती माँ जहरीली हो गई है, बीमारियां देश में बढ़ रही हैं। तो सब मिल कर के प्रचार करेंगे तो एक रास्ता देश और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचेगा। जैसे गुजरात में आप मोबिलाइज करे हैं, आपने बहुत गांव-गांव में दिखता है, बाकी स्टेट्स को करने में कितना समय लगेगा? क्या कहीं उसकी कमी है, इच्छा शक्ति? इसमें मिश्रा जी आपने बड़ा अच्छा किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष बजट में भी प्राकृतिक खेती का एक अलग से बजट दिया है, और भारत सरकार प्रदेश सरकारों में भी एक मिशन के तौर पर ये काम चलेगा। आने वाला जो समय है निश्चित रूप से प्रचार फैलेगा। गुजरात में फैला, हिमाचल में फैला, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में 10 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं, गुजरात में करते हैं, 2.25 लाख के करीब किसान हिमाचल में करते हैं। 4 वर्ष वहाँ रहा और पूरे देश में वातावरण बन गया है। जिन स्टेट्स में आप रहे वहाँ पे ज़्यादा फैला है, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात। इसके अलावा भारत में क्यों? मैं सब जगह जाता हूँ, मैं सब जगह जाऊँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ी हमारे लिए प्रेरणा है। वो कहते हैं इसको पूरे देश के लोगों के स्वास्थ्य को बचाइए, धरती माँ के स्वास्थ्य को बचाइए, और भारत की समृद्धि का रास्ता इसी से बनेगा, ये होगा। तो ये हमारे साथ है अभी गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि कैसे प्राकृतिक खेती से किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।